क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र, ऋतुचक्र, प्रति परिकथा, चारुचंद्र लेख। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ का है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। ऋतु चक्र इलाचंद्र जोशी की रचना है और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, सीपी और शंख के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। ठीक है। साहित्य सहचर किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? साहित्य इंदुमती की कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास का। ठीक है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जूनी। तो वागधारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद की है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है, साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना है किसकी? गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है। किसकी है ये? कितनी नावों में कितनी बार ये है? कितनी नावों में कितनी बार ये है किसकी रचना? ये अज्ञेय की रचना है। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इसके बाद है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो जो कि चंदबरदाई द्वारा लिखा है और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। रामचरित किसका है? तुलसीदास का। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का। साकेत मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, अनामिका, चित्रधार, स्वर्णधूल। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है इसमें? तो भारत भारती। ठीक है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, चित्राधार सुमित्रानंदन जयशंकर प्रसाद की है और चित्राधार है सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही राष्ट्र निवासी जन नए उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए, जन शब्द मिल जाए, राष्ट्र शब्द मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो आप समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, गद्यांश के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जीवन का जीवन भी अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। अभी आपने पढ़ा था। फिर है, तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ। तादम का मतलब होता है समता, एकता या सामंजस्य। अजर का मतलब होता है अमर, जो कभी नष्ट ना हो। इसके बाद है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है? तो जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। अब पूछ रहा है यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या जिसकी करना है उसको आप पढ़ लेते हैं एक बार। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। अथवा करके देखते हैं क्योंकि 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 करना रहता है आपको। ठीक है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए और दिनों दिन की उत्साह धूमधाम भी मिट गई।
ठीक है। तो अशोक शब्द से पता चल रहा है कि ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रूज का प्रतीक कौन है? सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रूज का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासतापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या करना है। उसके रक्त कानों संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए और दिनों दिन उत्साह की धूमधाम में मिट गई। तो देखेंगे इसकी व्याख्या। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप के आमूल चूल परिवर्तन होकर वह भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहता है, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गृह में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से भरपूर अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले प्रातः वाली सुपौन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन पवन रोशनदानों से फूलों के सुगंध को लेकर के राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता है, यानी दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा और दुखी हो जाती है। धीरे बोली साधु उससे श्रीमती राधिका हो। श्रीमती राधा धीरे स्वर में पवन से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों सताती? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से ग्रसित हो गई है? पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम पौनदूत का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योद। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, व्याख्या मैंने बता दिया है। फिर अगला है, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रवेश किसने किया? फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। इसके बाद अगला है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? फिर अथवा धूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अंबर में भर निजरोर झर 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 निर्झर गिरसर में घर मर तरु मरमर सागर में सरित तड़ित गत चकित पवन में मन में बिजन गहन कानन में आनन आनन में रौघोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो बादल राग पाठ का नाम है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्यारे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसकी करना है? ऊपर 2 लाइन, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे लिखना है। इस अंश में कवि ने बादलों की गरज को एक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। राग अमर का अर्थ है कि यह राग अजर अमर है जो अंबर में गूंजता है। कवि ने बादलों की आवाज़ को धरती के हर कोने में फैलते हुए दर्शाया है। यह एक प्रकार से प्राकृत की अद्भुत सुंदरता और उसके संगीत का चित्रण करता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झर झर निर्झर गिरसर में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें झर ध्वनि का पुनरावृत्त की गई है। बिजन तथा कानन शब्द का अर्थ है, तो बिजन वन के गहरे भाग या अंधकार से भरा हुआ क्षेत्र और कानन का मतलब होता है वन या जंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि बादलों से किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है? तो कवि बादलों से अनुरोध करता है कि वे अपने संगीत और गरज के द्वारा प्रेम और आनंद का संदेश सभी स्थानों तक पहुंचाएं। यह संदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए धरती और आकाश के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करने का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर है 5 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरशंकर परसाई। तो इसमें से हम सभी देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो डालेंगे उत्तर नंबर 5 ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके आगे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी रचनाएं निम्न हैं। निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिनि कालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बताया है आपको उसी प्रकार लिखना है। इसके बाद 5 का ख पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। तो ये भी 80 शब्द में 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हेडिंग डालेंगे रचनाएं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द में और 5 अंक का है। फिर है कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीश्वर और नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गाँव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे महातो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं। लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है। क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। इसके बाद 7वां नंबर है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 अंक मिलेंगे आपको। तो ये अलग अलग जिलों के लिए खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड खा। तो इसमें 8 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। धन्यो एवं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुलिसत, जहाँ, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को
जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा समुल्लिसत माने सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले वह वर्तमान, विद्यमान वर्तमान वांग्यम से माने साहित्यों में, अस्या वांग्यम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्त, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्व उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान संति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, तो अथवा वाला आपको कैसे लिखना है। प्रीतः गुरु तम भाषत सौम्य, विदित वेदितव्यो वश्य, नास्ति किमपि आविदितम तो अधत्तोय अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, नार्या अनाद्रियन्ते क्षुद्राच्छ त्रिस्क्रियन्ते, अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूज्यन्ते, वेद सूर्य उदयम् अंतरा अज्ञान अंधकारम न गमिष्यत्, सौ स्वस्तयतु ते उन्नमय पतितान, समुद्र स्त्री जाति खंडय पाखंडम इत्रेयो मे अभिलाषा इमेव च में गुरु दक्षिणा। तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, सौम्य तुम अपने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। आज यहाँ नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्र तिरस्कार किए जाते हैं और अज्ञानी व पाखंडी पूजे जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों का ऊंचा उठाओ, स्त्री जात का उद्धार करो, पाखंड का खंडन नाश करो, यह मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रीणात यह सुचरते पितरम सापुत्रो, यदि भत्रेयो हिमत इच्छत तत्र कलन्नम, तत्र मित्रम आपाद सुखे च समक्रिया यदा, एतत्ते जगत पूर्णकृतो लभन्ते। ठीक है, तो इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। प्रीणात यह सुचरते पितरम सापुत्रो, ठीक है, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, जो पितरम माने पिता को, सुचरित्र माने अपने अच्छे आचरण से, प्रीणात माने प्रसन्न करता हो, सा पुत्रो माने ऐसा पुत्र, यद भर्तृयो हिमत इच्छत तत्र कलनम, और जो अपने अपने पति का हित चाहती हो, तत् कलनम ऐसी स्त्री, तन मित्रम आपाद सुखे चा समक्रियम यद। ठीक है, और तथा सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र, जो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता हो ऐसा मित्र। एतत्यम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो अपने पिता को अच्छे आचरण से पसंद करता हो ऐसा पुत्र। ठीक है, जो अपने पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली लोग ही पाते हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद में है अथवा वाला, तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। परस्तरेश चा रमेश विविधा कानंदुर्मा, वायु वेग प्रचलिता पुष्पेर व किरंत गाम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, वायु वेग से हिलने के कारण अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों एवं धरा पर पुष्प बिखेर रहे हैं। ठीक है, सुंदर पत्थरों एवं धरा पर यानी पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो
संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दण्डिना किम् उक्तं। दण्डिना उक्तं संस्कृतं नाम देवी वाग्वाक्यन्ता महाऋषिः केन अमृतस्सु आशा नास्ति वित्तेन अमृतस्सु आशा नास्ति वर्षाकाले नगेन्द्रा कीदृशा भवन्ति। तो वर्षाकाले नगेन्द्रा रम्या भवन्ति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का क ख गा है। इसमें रस अलंकार छंद है 2-2 अंक के। श्रृंगार रस अथवा करुण रस, यमक अलंकार अथवा संदेह अलंकार और चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान अभिशाप। तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 12 का पहला है नैनम का संधिविच्छेद। तो नैनम का होता है ने प्लस अनम। इसके बाद है दूसरा कला व्यू का संधिविच्छेद। तो कला व्यू का होता है कलो प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधिविच्छेद। तो वृद्धा का संधिविच्छेद होता है क्या, वृद्ध प्लस धा। ठीक है, यहाँ पर दा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषावन तत्पुरुष समास है और मीनाक्षी में कर्मधाराय समास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में आगे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न। तो क्या कह रहा है इसमें 13 नंबर में, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर एप्लीकेशन आपको तैयार नहीं होगा प्रार्थना पत्र तो हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो धीमान, धीमान में धी धातु है। ठीक है, और मतुप प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, मतुप प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और धनवती में धन शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो विद्यावती में मतुम प्रत्यय है, श्रीमती में भी मतुप प्रत्यय है और लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का है आकाश छात्रे सम स्नात। तो जहाँ पर सम शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, सम शब्द। समम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, समम। और समम शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, श्री गणाय से नमा। और जहाँ पर नमा शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा चतुर्थी विभक्ति है। और जहाँ पर प्रति शब्द दिख जाए तो वहाँ समझ जाइएगा कि द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।